नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बारी फिर से स्वागत है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान में हर हफ्ते 22 लड़कियों का ऑनर किलिंग के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है, तो आप इसके बारे में क्या कहोगे। यह आंकड़ा मेरी तरफ से बनाया हुआ नहीं है, पाकिस्तान का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आई एम सरप्राइज टू हियर, वैसे तो कि वो एग्जिस्ट भी करता है, बट पाकिस्तान के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के खुद के आंकड़े हैं ये कि 2004 से लेकर 2016 के बीच में 15,222 लड़कियां, जी हाँ, 15,222 लड़कियों का ऑनर किलिंग के नाम पर मर्डर कर दिया गया था। यानी कि प्रतिवर्ष 1,170, प्रति हफ्ता 22 और प्रतिदिन 3 लड़कियां ऑनर किलिंग के नाम पे मौत की घाट उतार दी जाती है। उन भाइयों के द्वारा, उन परिवारजनों के द्वारा, उन बापों के द्वारा जो ये सोचते हैं कि उनकी लड़कियां उनके ख़ानदान का नाम मार्केट में ख़राब कर रही हैं, सोसाइटी में ख़राब कर रही हैं। और ये लड़कियां जनरली वो होती हैं जो पाकिस्तान के रूढ़िवादी सिस्टम से हट के अपनी ज़िंदगी को मॉडर्न तरीके से या तो जीना चाहती हैं, मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, मॉडल बनना चाहती हैं। और इनके घर वालों को ये लगता है कि अगर हमारी लड़की घर से बाहर निकल रही है बिना बुर्के के, अपनी इज्जत को ऐसे बदनाम कर रही है, तो उसकी सज़ा सिर्फ एक ही है, और वो है सज़ाए मौत। इन आंकड़ों का जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आज इस वीडियो में मैं फिर से एक पाकिस्तान की उभरती हुई अदाकारा के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, जिसका नाम था नायाब नदीम। ऑनर किलिंग के नाम पर इस लड़की की भी हत्या कर दी गई थी। अपने घर से दूर रहा करती थी ये अकेली, और जब इनकी लाश को इनके घर पे पाया गया था तो क्या आप यकीन करेंगे कि इनके शरीर के ऊपर कपड़े का एक टुकड़ा अवेलेबल नहीं था। पूर्ण तरीके से नग्न इनका शरीर इनके ही घर पे पाया गया था, और पुलिस को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी ये ढूंढने में कि आखिरकार इस लड़की को मारा किसने और किस वजह से इन परिस्थितियों में इनके शव को यहाँ पे छोड़ा। इन सारी बातों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। उसके पहले आपको ये भी याद दिला दो कि कुछ दिनों पहले मैंने एक और पाकिस्तानी मॉडल के बारे में बात करी थी जिसकी ऑनर किलिंग कर दी गई थी, जिसका नाम था कंदील बलोच। पाकिस्तान की किम करदाशियन उसको कहा जाता था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी देख सकते हो। पाकिस्तान के कई हमारे मित्रों ने, कई खालाओं ने, कई अम्मी जानों ने हमारे उस वीडियो पे कमेंट करके या मुझे पर्सनल डीएम्स मार के इंस्टाग्राम पे गालियां भी दी है, ये कह के कि तुम पाकिस्तान को रूढ़िवादी कैसे कह सकते हो, पिछड़ा हुआ कैसे कह सकते हो, यहाँ से ज़्यादा ख़राब परिस्थिति लड़कियों की आपके भारतवर्ष में है। एनीवेज, कीपिंग दैट असाइड, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि नायाब नदीम को किसने मारा, किसने उनको नग्न अवस्था में मृत करके उनके ही घर पे छोड़ा, और ऑनर किलिंग का ये जो काला धब्बा हमारी सोसाइटी के ऊपर है वो क्यों इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एज यूजुअल इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से फिर से एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब ढूंढने की हम साथ में आज कोशिश करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट विदाउट एनी फर्दर डिले, हु किल्ड नायाब नदीम। बात है 11 जुलाई 2021 की। दोपहर का वक्त था। लाहौर पुलिस स्टेशन का फ़ोन बजता है। पुलिसकर्मी फ़ोन उठाते हैं। उधर से एक इंसान अपनी शिनाख्त करता है ये कह के, अपना नाम बता के कि मेरा नाम मोहम्मद निसार है, मैं लाहौर के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी फ़ेज़ 5 में अपनी बहन नायाब नदीम से मिलने के लिए आया था। जब उसने काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खोला तो शक के बिना पे मैंने घर का दरवाज़ा तोड़ा, और जब मैं अंदर गया तो मैंने वहाँ पे नायाब नदीम की लाश को पाया है, जो कि पूरी तरीके से नग्न है। पुलिस वाले लाहौर पुलिस स्टेशन से डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी फ़ेज़ 5 नायाब नदीम के घर पहुंचते हैं। घर पे जब वो गए तो पहला रिएक्शन उनका ये था कि दिस इज़ अ डकैती गॉन रॉन्ग, क्योंकि घर में काफ़ी तोड़फोड़ मची हुई थी, सामान बिखरा हुआ था। जब चेक किया तो ये भी पाया कि बाथरूम की खिड़की टूटी हुई थी। तो पुलिस कर्मियों ने सबसे पहला रिएक्शन उनका ये था कि प्रोबेबली लुटेरे घर लूटने के लिए खिड़की तोड़ के अंदर आए थे, और छीना झपटी में, हाथापाई में उन्होंने नायाब नदीम का मर्डर कर दिया था और उसका बलात्कार कर दिया था। अब इस मर्डर के बारे में जानने के पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये लड़की थी कौन, यानी परिस्थितियाँ कैसे बनी इनकी मर्डर की। नायाब नदीम, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया, पाकिस्तान में जन्मी थी। इनके परिवार के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर या फिर पुलिस रिपोर्ट में भी अवेलेबल नहीं है। अपेरेंटली जब ये छोटी थी तो इनके पिताजी ने इनकी अम्मी को छोड़ दिया था और एक दूसरी शादी कर ली थी, जहाँ से इनके 2 सौतेले भाई हुए थे, मोहम्मद निसार और मोहम्मद अहमद। शुरुआती पढ़ाई करने के बाद नायाब नदीम ने मॉडलिंग दुनिया में कदम रखा।
पर वो एक रूढ़िवादी परिवार से आती थी। उनके परिवार को ये पसंद नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी घर की मर्यादा को लांघ कर एक ऐसी इंडस्ट्री में जा रही है जहाँ पे अपेरेंटली जिस्म नुमाइश करनी पड़ती है, कई लोगों के साथ सोना पड़ता है और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए शारीरिक सुख लोगों को प्रदान करना पड़ता है। परिवार वाले इससे खुश नहीं थे, पर नायाब नदीम बचपन से ही एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो हमेशा से मूवीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी और हमेशा घर पे बैठी हुई जब वो अकेली रहती थी कैमरे के सामने या फिर मिरर के सामने एक्टिंग किया करती थी और अपने आप को एक अभिनेत्री के रूप में, एक मॉडल के रूप में इमेजिन किया करती थी। बचपन से उसका सपना था कि बड़ी होकर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाएगी और बड़ा नाम कमाएगी, उसी तरीके से जिस तरीके से कंदील बलोच सोचा करती थी। पर परिवार रूढ़िवादी था, उनको नायाब की ये हरकतें पसंद नहीं आ रही थी। घर में आए दिन झगड़े चल रहे थे, पर नायाब उन सब चीज़ों को इग्नोर करके लगातार मॉडलिंग करे जा रही थी और अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। इवेंचुअली घर के झगड़ों से परेशान होके, रोज़ रोज़ की तलखियों से परेशान होके नायाब ने इवेंचुअली डिसाइड किया कि वो इस घर को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे घर चली जाएंगी। दूसरा घर यानी कि अपने घर चली जाएंगी। और इसी वजह से इन्होंने कम उम्र में ही डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी फेज़ 5 में जो घर था वो इनका खुद का था। मॉडलिंग से इन्होंने इतना पैसा कमा लिया था कि ये खुद का अपना एक घर खरीद सकती थी। नायाब नदीम का अपने घर वालों से कोई बहुत ज़्यादा रेगुलर कम्युनिकेशन नहीं होता था। बहुत कम मौके पर वो उनसे मिला करती थी। कोई पर्व त्योहार के मौके पर ही या तो वो जाया करती थी या परिवार वाले कभी भूल चूक से उनके घर आ जाया करते थे। पर इनके जो सौतेले भाई थे मोहम्मद निसार और अहमद, ये अक्सर इनके पास आया करते थे इनसे मदद मांगने के लिए, इनसे पैसे लेने के लिए। नायाब की हत्या की जानकारी जिस इंसान ने पुलिस को दी थी यानी कि मोहम्मद निसार ने, उसने पुलिस वालों को ये बताया कि वो और उसका दूसरा भाई अहमद अक्सर इनके घर आया जाया करते थे। कुछ दिन पहले ही वो अपने परिवार को लेकर दुबई गए थे और दुबई से आने के बाद जब इनकी नायाब से बात हुई थी तो नायाब ने इनको 11 जुलाई 2021 को अपने घर पर इनसे मुलाकात करने के लिए बुलाया था। 11 जुलाई 2021 का समय दिया गया था, तो हमारे मोहम्मद निसार साहब समय की पाबंदी रखते हुए नायाब के घर पहुंचते हैं। उन्होंने जो पुलिस को अपना बयान दिया, जो पहला बयान दिया, उसमें यह बताया था कि मैंने लगातार घंटी बजाई पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने बाहर खड़े होकर ही नायाब के फ़ोन के ऊपर बार बार कॉल्स किए पर कोई भी कॉल रिसीव नहीं करी गई। मैं वहाँ से लौटने ही वाला था कि अचानक से मेरी नज़र वहाँ खड़ी हुई गाड़ी पर पड़ती है। अजीब चीज़ है ना कि इतनी देर होने के बावजूद, घंटियाँ बजाने के बाद, फ़ोन बजाने के बाद ये बंदा वापस जाने को तैयार हो रहा था, तब इसकी नज़र उस गाड़ी पर पड़ी जो इनके अनुसार नायाब हमेशा इस्तेमाल करती थी बाहर जाने के लिए, कि अगर वो बाहर जाती थी तो इसी गाड़ी में जाती थी क्योंकि गाड़ी सिर्फ एक ही थी। उस गाड़ी को वहाँ पे खड़ा देखकर, इनके बयान के अनुसार उस गाड़ी को वहाँ पे खड़ा देखकर इनको शक होता है और उस शक के बिना पर ये घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसते हैं। और जब ये अंदर घुसते हैं तो वहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ था, तोड़ फोड़ मची हुई थी और सामने इनकी सौतेली बहन नायाब नदीम की लाश पड़ी हुई थी जो कि पूर्ण तरीके से नग्न थी। उन्होंने उस लाश के ऊपर कपड़ा डाला और तफ्तीश भी करी कि क्या वो ज़िंदा है या मरी हुई है, तो उन्होंने पाया कि नायाब दम तोड़ चुकी है। उसके बाद इन्होंने पुलिस को फ़ोन किया था और पुलिस यहाँ पर पहुँची थी और आगे की कार्रवाई शुरू करी गई थी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ा बताया, पुलिस ने तफ्तीश करी तो उन्होंने खिड़की एक टूटी हुई पाई जो कि वॉशरूम की थी। तो पुलिस को ये लगा कि लुटेरे यहीं से अंदर घुसे होंगे, लूटपाट करने की कोशिश करी होगी, नायाब वहाँ पे टकराई होगी, झगड़ा हुआ होगा, हाथापाई हुई होगी और उसी चक्कर में उन्होंने नायाब को मार दिया और उसका बलात्कार कर दिया। नायाब की लाश के पास पुलिस को एक चाकू भी मिला था, कुछ ड्रग्स भी मिले थे और नायाब की लाश के पास उनको एक दुपट्टा भी मिला था जो कि नायाब का ही था। फोरेंसिक टीम पूरी तरीके से जांच पड़ताल करती है। घर के एक एक कोने को, चप्पे चप्पे को सही तरीके से स्कैन किया जाता है, सारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाए जाते हैं और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद नायाब की लाश को उसके परिवार को सौंप दिया जाता है। एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि ये जो लोकेशन जहाँ पे नायाब नदीम रहा करती थी, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी फेज़ 5, वहीं पर कुछ दिन पहले ब्रिटिश पाकिस्तानी मूल की एक महिला थी माहिरा, उनका भी मोर और लेस सिमिलर तरीके से हत्या करी गई थी।
ऐसे ही घर के अंदर तोड़फोड़ मचाई गई थी और उस लड़की की हत्या कर दी गई थी। दोनों केसेस में चूंकि सिमिलैरिटीज थी तो पुलिस ने ये सोचा कि शायद एक सीरियल किलर इन कामों को अंजाम दे रहा है और लूटपाट करने के लिए घर में घुसता है और अकेली महिलाओं को अकेला पाकर लूटपाट करने के बाद या तो उनका मर्डर कर देता है, रेप कर देता है और सारा सामान चोरी करके ले जाते हैं। आसपास में जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, पुलिस दोबारा से उनकी छानबीन करना शुरू करती है। फुटेजेस को दोबारा घंटों की फुटेजेस को उठा के देखा जाता है। बारीकी से देखा जाता है कि क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति इन फुटेजेस में नजर आ रहा है या नहीं। पुलिस को एक इंसान पे शक होता है जो कि बार बार उन फुटेजेस में दिख रहा था, नायाब नदीम के घर के आसपास घूमते हुए। पर फुटेज की क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसके चेहरे की शिनाख्त नहीं हो पाई और उस वजह से वो फुटेज बेसिकली पुलिस की कोई सहायता नहीं कर पाई इस मर्डर कांड को सॉल्व करने में। कुछ दिन बाद पुलिस इस केस पे बिल्कुल डेड एंड पे पहुंच चुकी थी। उसका रीज़न ये भी था कि माहिरा का जो कत्ल हुआ था वो केस सॉल्व हो चुका था। वो मर्डर जो है माहिरा के ही कुछ मित्रों ने किया था और उन्होंने अपना जुर्म आके पुलिस के सामने कबूल कर लिया था। जब उनसे ये इंक्वायरी करी गई कि क्या आपने नायाब नदीम को भी मारा है, तो उन्होंने इस केस से कोई भी ताल्लुकात होने से इनकार कर दिया कि वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मर्डर। इसी बीच नायाब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसको देखने के बाद, जिसका पता चलने के बाद, जिसकी डिटेल्स पढ़ने के बाद पुलिस आश्चर्यचकित रह जाती है। हालांकि नायाब की लाश नग्न अवस्था में पाई गई थी, पर पुलिस ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये पाया कि नायाब का बलात्कार नहीं हुआ था। तो आखिरकार अगर कोई लुटेरा घर के अंदर घुसेगा, लूटपाट करेगा और झगड़ा होने पे अगर अकेली पाई हुई महिला का कत्ल करेगा, उसको नग्न करेगा, तो बलात्कार क्यों नहीं करेगा? और अगर बलात्कार नहीं किया तो कपड़े क्यों उतारे गए? ये एक ऐसा सवाल था जिसने पुलिस को फिर से इस केस के बारे में नए सिरे से सोचने पे मजबूर कर दिया। अब इन दो एंगल्स, यानी कि माहिरा के केस के सॉल्व होने के बाद और नायाब के साथ रेप नहीं हुआ था, इस बात की पुष्टि होने के बाद पुलिस दोबारा से इसकी पारिवारिक जीवन के ऊपर पूछताछ करना शुरू करती है। परिवारजनों से और सख्ती से बातचीत करी जाती है। तो रिश्तेदारों ने यह बताया था कि नायाब के उनके सौतेले भाइयों से अक्सर झगड़े हुआ करते थे। लेकिन जब पुलिस ने मोहम्मद निसार और अहमद से ये बात पूछी तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि हमारे तो उसके साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, हमारी बहन के साथ कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। पुलिस फिर इन लोगों के फ़ोन्स को चेक करती है और यहाँ से सबसे बड़ा खुलासा होता है। जिस समय नायाब के कत्ल के बारे में, उसकी नग्न लाश के बारे में मोहम्मद निसार ने फ़ोन करके पुलिस वालों को इत्तला दी थी, उसकी जानकारी दी थी, उसके काफ़ी घंटों पहले से इस इंसान की लोकेशन नायाब के घर के आसपास थी। यानी कि हाइपोथेटिकली अगर मर्डर 10 बजे हो चुका था तो पुलिस के पास फ़ोन गया था 3 बजे, तो 5 घंटे तक ये इंसान वहाँ पे क्या कर रहा था, इसने पुलिस को पहले फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? इस इंफॉर्मेशन के बिना पर पुलिस इस इंसान को उठाती है और आगे का कार्यक्रम शुरू किया जाता है एक सेल में इंटेरोगेशन के द्वारा। इनिशियली जैसा कि होता है, अक्सर अपराधी अपने कुकर्मों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट सेवा जब अच्छे से प्रदान करी जाए, एवरीवन टॉक्स। मोहम्मद निसार ने भी मुंह खोला और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने ही नायाब नदीम का मर्डर किया था। मोहम्मद निसार का ये कहना था कि नायाब नदीम जो मॉडलिंग किया करती थी, एक्टिंग किया करती थी, उससे उनके परिवार की इज्जत ख़राब हो रही थी। मोहम्मद निसार का ये मानना था कि नायाब के काफ़ी लोगों से अवैध संबंध थे, सेक्सुअल रिलेशनशिप थे, और उसी वजह से इतने कम समय में उसने अपना घर भी खरीद लिया था और एक बहुत रईसी वाली ज़िंदगी जी रही थी कम उम्र में। उन्होंने बार बार इसको समझाने की कोशिश करी थी कि ये सब छोड़ दो, तुम हमारे परिवार का नाम खराब कर रही हो, पर नायाब ने डिसाइड कर रखा था कि वो इस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ेगी और काम करना जारी रखेगी। इसी वजह से मोहम्मद निसार ने ये डिसाइड कर लिया था कि अपने परिवार की इज्जत को अगर बचाना है तो नायाब की हत्या करनी पड़ेगी। दुबई से लौटने के बाद जब नायाब ने इनको मिलने के लिए बुलाया था 11 जुलाई 2021 को, ये उनके घर पहुंचते हैं। फिर से वहाँ पे कॉन्वर्सेशन होने शुरू होते हैं कि क्यों तुम हमारे परिवार का जीवन खराब कर रही हो, उसका नाम खराब कर रही हो, ये इस इंडस्ट्री को छोड़ दो, तुम ये अवैध रिश्ते तुम्हारे बने हुए हैं कई लोगों के साथ, इसकी वजह से हमारे परिवार की काफ़ी बदनामी हो रही है।
झगड़ा टू एंड फ्रो चलता है और नायाब अपने स्टैंड पर टिकी रहती है और मोहम्मद निसार अपने रूढ़िवादी तरीके से जो भी उनको अज्यूम करके कहना था इस लड़की के बारे में कहे जा रहे थे। निष्कर्ष टू एंड फ्रो चलता रहा। इवेंचुअली फिर मोहम्मद निसार ने वो साथ में एक नशे की दवाई लेके आए थे। उन्होंने ये चाय कॉफ़ी पी रहे थे, उसके अंदर उस नशे की दवाई को डाला और नायाब को बेहोश कर दिया। उसके बेहोश होने के बाद उसी के दुपट्टे से उन्होंने गला घोंटकर नायाब की हत्या कर दी। अब हत्या तो कर दी, पर उसको कवर अप कैसे किया जाए, तो उसको एक डकैती गॉन रॉन्ग दिखाने के लिए बाथरूम की खिड़की का शीशा तोड़ते हैं। अपनी ही बहन के सारे कपड़े उनके शरीर से निकाल देते हैं, ये दिखाने के लिए कि लुटेरे आए, लूटपाट के चक्कर में हत्या करी और बलात्कार किया और सामान लेके चले गए। इमेजिन करिए, चाहे भाई सौतेला हो या खुद का, कोई अपनी ही बहन के कपड़े कैसे उतार सकता है। मोहम्मद निसार ने जो मर्डर किया उसके पीछे का एक कारण ये भी बताया जाता है कि ये और इसके भाई और इसके पिता जो है इस घर के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, पर प्राइमरी रीजन था कि लड़की इनके घर की इज्जत को बदनाम कर रही थी, सड़क के ऊपर सोसाइटी में इनकी थू थू हो रही थी, इस वजह से इन्होंने इसको मार दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस्लामिक कंट्रीज आर वन ऑफ द वर्स्ट हिट कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू ऑनर किलिंग। हालांकि भारत में भी ऐसे की किस्से होते हैं, चाहे ख्वाब के द्वारा आदेश दिए गए हों या फिर रिलीजन के ऊपर हो, मोस्टली इंटरकास्ट मैरिजेस के ऊपर होते हैं और गांवों के अंदर ऐसे काफ़ी किस्से पाए जाते हैं। पर इस्लामिक कंट्रीज़ में ये कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि लड़की अगर घर से निकलती है तो पूरी तरीके से ढक के निकलनी चाहिए। हालांकि इसके ऊपर मुझे पाकिस्तान की एक लड़की ने कंदील बलोच के वीडियो के ऊपर कमेंट करके काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी, ये कह के कि पाकिस्तान की लड़कियों के साथ ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, वो किसी भी तरीके से आज़ादी से घूम सकती हैं, पर क्या उनको घूमने दिया जाता है, सवाल यही है। पर हमारी वो खाला उस चीज़ का जवाब देने में असमर्थ थी, तो उसके बाद उन्होंने मेरे कमेंट्स का आगे जवाब नहीं दिया। आ जाते हैं इस वीडियो के सवाल के ऊपर। दो सिनारियोज हैं हमारी सोसाइटी में इस समय, और यहाँ पे मैं इस्लामिक कंट्रीज और भारत को साथ में आंकना चाहता हूँ। भारत के अंदर आप देखते हो पूनम पांडे, जो पॉन करके अपने करोड़पति बन चुकी है, अरबपति बन चुकी है। आप देखते हो अंजलि अरोड़ा जैसे लोग, जो कि ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि रशिया में पार्टी करने के लिए, बिकॉज उनका वो लाइफस्टाइल है, उन्होंने रशिया के होटल मैनेजर के साथ भी सेक्स कर लिया, उससे 5,000 रूबल्स भी लिए थे और उसी के साथ पार्टी करने के लिए भी गई थी, जिसको आप इन सिंपल वर्ड्स, पार्डन माय फ्रेंच, आप प्रोस्टिट्यूशन इजीली कह सकते हो। पर यही वो लड़कियां हैं जो दिल्ली जैसी लोकेशंस में 5-5 करोड़ के बंगले खरीद रही हैं और आज हमारी सोसाइटी के यूथ के आइकन्स बने हुए हैं ये लोग। एक ये मानसिकता है पेरेंट्स की कि वो उस पैसे को भी एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ इस्लामिक कंट्रीज है, जहां पे लड़कियां जब ऐसे पैसे कमाती है तो कई लड़कियों की ऑनर किलिंग कर दी जाती है। इन पेरेंट्स को भी आप सही नहीं कह सकते और इन पेरेंट्स को भी आप सही नहीं कह सकते। तो पेरेंट्स करे तो क्या करें? मेरे ख्याल में एक लाइन ड्रॉ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने बच्चों के साथ, अगर आप उनको सही परवरिश देना चाहते हो तो उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही आपको ये दिखाई दे कि आपका बच्चा कोई गलत काम करना शुरू कर चुका है, वहाँ पे आपका अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की लड़कियां जो मॉडल बनना चाहती हैं, एक्टर बनना चाहती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कोई लड़की पॉर्न स्टार बन के या फिर लोगों के साथ सो के अपने माँ बाप को एक ऐशो आराम की ज़िंदगी देना चाहती है या खुद भी जीना चाहती है, तो माँ बाप का इंटरसेप्शन बनता है यहाँ पे। इस केस में भी नहीं हुआ, इस केस में भी नहीं हुआ। अब कई लोग मुझे यहाँ पे गाली भी दे सकते हैं, क्योंकि मुझे पिछले एक वीडियो में किसी ने बोला था, जो मैंने बेंगलोर में जो वो पूजा सिंह वाले मर्डर के बारे में बात करी थी और मैंने शादीशुदा लड़कियाँ अफेयर करे ना करे उसके बारे में अपना ओपिनियन दिया था, तो मुझे एक महिला ने कह दिया था, हु आर यू टू डिसाइड कि लड़की को क्या करना चाहिए। तो अच्छी बात है, अगर आपकी बेटी शादीशुदा है या अगर आप शादीशुदा हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका चलता है या आपका चलता है, तो हम जैसे लोगों को कुछ नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द सोसाइटी विल लिव इन टुडे। वी शुड एक्सेप्ट इट कि हाँ भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी अच्छी चीज़ है चलाना। बट देन अगेन मुझे उसके ऊपर भी गाली दी गई, जो कि हर चीज़ पे दी जाएगी, क्योंकि सोसाइटी के किसी भी गलत चीज़ के ऊपर अगर आप क्वेश्चन रेज करते हो तो आपको गाली मिलना लाजमी है। बट विल दैट स्टॉप अस फ्रॉम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स? डेफिनेटली नॉट। मैं ऐसे केसेस के बारे में बात करता रहूँगा, आप लोगों के सामने ये कठिन क्वेश्चंस पूछता रहूँगा और तब तक पूछता रहूँगा जब तक मैं बोल पा रहा हूँ। और मेरे ख्याल में भगवान ने चाहा तो वो एक काफ़ी लंबा अरसा होने वाला है।
एनीवेज, आप ऑनर किलिंग के बारे में क्या सोचते हो? आप इन लड़कियों के बारे में क्या सोचते हो जो अपने जिस्म को बेचकर करोड़ों रुपए कमा रही हैं, जिनको ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही है? एक एक रुपया 1,000-500 रुपये के लिए इनको सोचना नहीं पड़ता, इनके माँ बाप खुश हैं इनके इन कामों से। और आप इन लड़कियों के बारे में क्या सोचते हो जो अपना करियर बनाना चाहती हैं, पर इनके माता पिता इनकी ही हत्या करने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि अपेरेंटली उनके ख़ानदान की इज़्ज़त को बदनाम किया जा रहा है? व्हाट डू यू थिंक? ये कमेंट करके आपको बताना है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर आप वीडियो देखते हैं, चाहे आप मुझे गाली देना चाहें, मुझे कमेंट करें, मैं सुभाष चंद्र बोस की तरह आपको उसी तरीके से जवाब दूंगा। वी विल हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप। पर कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखें। वी मे अग्री टू डिसअग्री, बट इवन फॉर दैट कम्युनिकेशन हैज़ टू हैपन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का मेंबर बनने का भी लिंक है। आप पेड मेंबरशिप लेकर चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। आज समय देने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और अगले वीडियो में मिलने का बहुत जल्दी वादा करता हूं। समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।